नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल एम्बेसी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग कक्षा 12वीं के इतिहास की क्लासेस को शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता चल रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता की ये लास्ट क्लास है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर आपको इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव जो है एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हमने इस चैप्टर में अभी तक कनिंघम के भ्रम को जाना था। हमने पहले जान लिया था अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे और इनको क्या भ्रम था। तो हमने समझा था कि कनिंघम जो थे उनका मानना था कि गंगा घाटी के शहरों के उदय से पहले भारत में और कोई भी सभ्यता जो थी वो उत्पन्न नहीं हुई थी, यानी वो हड़प्पा सभ्यता के महत्व से वंचित थे। तो उससे आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस को जानेंगे और उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक्स पर आगे बढ़ेंगे। तो हमारी जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है पुरास्थल। तो पुरास्थल जैसे नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब है प्राचीन स्थल। तो हड़प्पा वासियों द्वारा पहले वस्तुओं और संरचनाओं का निर्माण किया गया, फिर उन्हें त्याग दिया गया और उसके बाद जो उसके अवशेष बचे उसे कहा जाता है पुरास्थल। ठीक है, तो सबसे पहले लोगों द्वारा वस्तुओं और संरचनाओं का निर्माण किया जाता है, उसके बाद जब उनको त्याग दिया जाता है तो उससे जो स्थल बचे रह जाते हैं उसको हम कहते हैं पुरास्थल। अगली हमारी जो डेफिनेशन है वो है टीला। तो टीले का मतलब क्या है? जिस समय संरचनाओं और वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, फिर उन्हें त्याग दिया जाता है, उसके बाद जब अन्य लोग उन्हीं संरचनाओं और वस्तुओं का या तो उपयोग करते हैं या उन्हें हटा के अपनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उसके बाद वो उनको त्याग देते हैं, फिर अन्य संस्कृति के लोग उन्हीं चीजों का उपयोग करते हैं, तो उसके जो अवशेष बचे रह जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं टीला। और इसी टीले के स्तरबद्ध तरीके से अध्ययन करने को हम कहते हैं स्तर क्रम विज्ञान। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक तीन बातें जानी। स्तर क्रम विज्ञान क्या है? टीले का स्तरबद्ध तरीके से अध्ययन करना। टीला क्या है? जब लोग वस्तुओं और संरचनाओं को त्याग देते तो उससे जो अवशेष बचते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न संस्कृति की वस्तुएं शामिल होती है, उसे हम लोग कहते हैं टीला। और पुरास्थल क्या है? जब वस्तु और संरचनाओं को त्याग दिया जाता है तो जो उससे अवशेष बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं पुरास्थल। ठीक, अब हम स्तर क्रम विज्ञान के बारे में थोड़ा और समझते हैं कि देखो क्या होता है। जिस समय पुरातात्विक टीलों का अध्ययन करते हैं तो वो स्तरबद्ध तरीके से वस्तुओं को निकालते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपरी परत से वस्तुएं निकाली जाती है, तो जो वस्तुएं सबसे ऊपरी परत से मिलती हैं वो सबसे ज्यादा नई होती है, यानी सबसे ऊपरी परत से मिलने वाली वस्तुएं नवीनतम होती है और सबसे निचली परत से मिलने वाली जो वस्तुएं हैं वो सबसे प्राचीनतम होती है। तो इस प्रकार से स्तर क्रम विज्ञान का उपयोग करते हुए टीले का अध्ययन किया जाता है और महत्वपूर्ण और मूल्यवान जो प्राचीन वस्तुएं होती है उनके अध्ययन में आसानी होती है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे समझेंगे। अगला टॉपिक है एक नवीन प्राचीन सभ्यता। तो देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता थी, यानी हड़प्पा जो स्थल था, उसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। कहीं कहीं हमें आर.डी. बनर्जी भी लिखा हुआ मिलता है। आर.डी. मतलब रखालदास बनर्जी। ठीक है, तो दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और 1924 में जॉन मार्शल ने यह घोषणा की कि हमारे विश्व में एक नई सभ्यता का उदय हुआ है, जिसको उन्होंने नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो कब? 1924 में जॉन मार्शल ने। तो जिस समय हम लोग अपना 4th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, उस समय भी हम लोग जॉन मार्शल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1924 में जॉन मार्शल ने एक सभ्यता की घोषणा की। उन्होंने इसे नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने, 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर ली थी। इसके बाद जॉन मार्शल, अभी हम लोग ये भी समझेंगे जॉन मार्शल कौन है। जॉन मार्शल ने 1924 में पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता के स्थलों को, एक नई सभ्यता की खोज को सामने रखा, जिसको उन्होंने नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता, यानी वो सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। अब हम लोग समझेंगे जॉन मार्शल कौन थे। तो देखिए, जॉन मार्शल
तत्कालीन समय में भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनरल डायरेक्टर थे। ठीक है, ये कौन थे? पुरातात्विक विभाग के जनरल डायरेक्टर। ठीक, तो माना जाता है कि जो जॉन मार्शल थे वो ऐसे पुरातात्विक थे जो पेशेवर पुरातात्विक आए थे, यानी भारत में पहले पेशेवर जो पुरातात्विक थे वो जॉन मार्शल को ही माना जाता है। ठीक है, पहले पेशेवर पुरातात्विक। और जॉन मार्शल भारत में पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने से पहले यूनान और क्रीट में भी पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन कर चुके थे, यानी इनको यूनान और क्रीट में काम करने का अनुभव भी प्राप्त था। यूनान व क्रीट में कार्य का अनुभव। ठीक है, अभी हम जॉन मार्शल के बारे में एक चीज और जानेंगे। तो सबसे पहले जॉन मार्शल कौन थे? तत्कालीन समय में यानी 1920 के दशक में जो जॉन मार्शल थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनरल डायरेक्टर बने। ये एक पेशेवर पुरातात्विक थे और इन्हें भारत आने से पहले यूनान व क्रीट में कार्य करने का अनुभव भी मिल चुका था। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व के सामने सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हैं उनको रखा था। अब जॉन मार्शल का यह मानना था कि हम लोगों को जो टीले की खुदाई है वो क्षैतिज रूप से करनी चाहिए। वो टीले की खुदाई को क्षैतिज रूप से करते थे, जिससे कि सभी जो प्राचीन वस्तुएं होती थी उनमें अलग अलग तरीके से यानी अलग अलग कालक्रम के आधार पर उनका अध्ययन नहीं हो पाता था। और इससे अगर वस्तुओं का अलग अलग कालक्रम के आधार पर अध्ययन नहीं हो पाएगा तो इससे उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती, यानी सभी चीजों को मिक्स कर दिया जाता था और उसके बाद उनको उसी एक कालखंड से जोड़ दिया। तो ये जॉन मार्शल की एक कमी थी। जॉन मार्शल की कमी क्या थी कि वे टीले की क्षैतिज खुदाई में विश्वास रखते थे। और इससे नुकसान क्या था? इससे नुकसान ये था कि महत्वपूर्ण जानकारी जो होती थी पुरा वस्तुओं के बारे में वो लुप्त हो जाती थी। तो इसी समस्या का जो समाधान है वो खोजा R.E.M. व्हीलर ने, जो कि 1944 में 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनरल डायरेक्टर बने थे। ठीक है, उसको अब हम लोग समझेंगे अगले टॉपिक में। नई तकनीकें तथा प्रश्न। ठीक है, तो नई तकनीकें तथा प्रश्न, इसमें हम लोगों को R.E.M. व्हीलर R.E.M. व्हीलर साहब के बारे में पढ़ना है। तो R.E.M. व्हीलर 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनरल डायरेक्टर बने थे। और इनका मानना था कि हमें टीले की क्षैतिज खुदाई के मतलब क्षैतिज खुदाई नहीं करनी चाहिए, हमें टीले की लंबवत खुदाई करनी चाहिए, जिससे स्तरबद्ध तरीके से हमें वस्तुओं को निकालना चाहिए और उसके बाद उसका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्षैतिज खुदाई के विपरीत थे। क्षैतिज खुदाई के विपरीत। तो इससे वस्तुओं के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी लुप्त हो जाती थी वो अब मिलनी जो है हमें प्राप्त हो गई। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की, मोहनजोदड़ो खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की, और 1924 में जॉन मार्शल ने एक नवीन सभ्यता के जो अवशेष है वो दुनिया को के सामने रखे, जिसे नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। फिर हमने जॉन मार्शल के बारे में भी जाना कि ये तत्कालीन समय में यानी 1920 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनरल डायरेक्टर बने, पेशेवर पुरातात्विक थे, यूनान व क्रीट से अनुभव भी लेकर आए थे, और इनकी एक समस्या ये थी कि ये टीले की क्षैतिज खुदाई में विश्वास रखते थे। ठीक है, फिर हमने आरएम व्हीलर के बारे में जाना। अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है खोजों का वर्गीकरण। देखिए, अब इस टॉपिक में हमें समझना है कि जब भी पुरातत्वविद वस्तुओं की यानी जमीन की खुदाई करके वस्तुओं को निकालते हैं तो उनका वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, यानी उनको कैटेगराइज किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है यह तय करने का कि ये जो प्राप्त वस्तु है वो किस पदार्थ से बनी है। यानी सबसे पहला तरीका है प्रयुक्त पदार्थ, यानी क्या वो वस्तु धातु से बनी है, क्या वो वस्तु पत्थर से बनी है, क्या वो वस्तु किसी अस्थि से बनी है, ठीक है, क्या वो वस्तु हाथी दांत से बनी है, क्या वो वस्तु मिट्टी से बनी है, या क्या वो वस्तु फ्यांस आदि से बनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पुरातत्वविद ये चेक करते हैं कि जो प्रयुक्त पदार्थ है वो धातु है, पत्थर है, अस्थि है, मिट्टी है, फ्यांस है आदि क्या है। इस चीज को सबसे पहले वो चेक करते हैं। दूसरी चीज वो चेक करते हैं कि इस वस्तु का उपयोग क्या होता था, यानी वो उपयोग को समझने की कोशिश करते हैं। क्या वो वस्तु किसी धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी हुई थी, धार्मिक अनुष्ठान, क्या वो वस्तु खेती का उपकरण थी, क्या वो वस्तु कोई औजार थी, या वो वस्तु कोई हथियार थी। ठीक है, तो जिस समय पुरातत्व खोजों का वर्गीकरण करते हैं तो दूसरी चीज उसकी चेक करते हैं उपयोगिता, कि क्या वो वस्तु धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित, खेती का उपकरण थी, औजार थी, हथियार थी, सामान्य उपयोग की वस्तु थी, भोग विलासिता की वस्तु थी, फिर उसको कैटेगराइज किया जाता है। ठीक, तो जिस समय उपयोगिता को देखते हैं उस समय यह भी चेक किया जाता है कि वो वस्तु कहां से प्राप्त हुई थी। ठीक, तो वस्तु कहां से प्राप्त हुई, यानी क्या वो जो वस्तु मिली है वो कहीं खेत से मिली थी, या किसी नाले से मिली थी, या उत्पादन केंद्र से मिली थी, या किसी कब्र आदि से मिली थी। तो इस चीज को भी जो पुरातत्वविद है वो चेक करते हैं कि वस्तु कहां से प्राप्त हुई थी। एक अन्य चीज है अप्रत्यक्ष माध्यम, इसको समझते हैं। अप्रत्यक्ष माध्यम, देखिए कई बार इतिहासकार पुरातात्विक वस्तुओं का पता लगाने के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों का भी उपयोग करते हैं। कैसे अप्रत्यक्ष तरीकों का उपयोग करते हैं, हमें हड़प्पा सभ्यता में कपास के जो कपास होती है, कपास के अवशेष हमें मिलते हैं, परंतु हमें कपड़ों के अवशेष नहीं मिलते। तो कपास के जो अवशेष मिलते हैं उससे ये तो सिद्ध होता है कि ये लोग कपड़े बनाते थे, पर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये किस प्रकार के कपड़े बनाते थे। तो उसके लिए इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने मूर्तियों का सहारा लिया। उन्होंने ये देखा कि मूर्तियों को किस प्रकार से कपड़े पहनाए गए हैं, तो उन्होंने माना कि अगर मूर्तियां इस प्रकार के कपड़े पहनती थी तो संभवतः इस सभ्यता में इस प्रकार के कपड़े जो हैं वो बनाए जाते थे। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष माध्यम में क्या, जैसे कपास के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक, परंतु कपड़ों के अवशेष नहीं मिले हैं। तो अब पुरातत्वविद क्या करते हैं, उन्होंने मूर्तियों का अध्ययन किया और जैसे कपड़े उन्होंने पहने थे उन्होंने माना कि हड़प्पा वाले भी ऐसे ही कपड़े पहनते होंगे। ठीक है, तो खोजों का वर्गीकरण जो टॉपिक है उसमें हमने मुख्य रूप से 4 बातें जानी, जिसमें सबसे पहले हमने जाना कि जो पुरातत्वविद होते हैं वो खोजों का वर्गीकरण में सबसे पहले प्रयुक्त पदार्थ देखते हैं कि वो जो वस्तु बनी है वो किसी धातु से बनी है, पत्थर से बनी है, अस्थि से, मिट्टी से, फ्यांस से, हाथी दांत से, किस चीज से बनी है।
फिर हम लोग जानते हैं उसकी उपयोगिता क्या है, क्या वो धार्मिक अनुष्ठान की वस्तु है, किसी खेती का उपकरण है, कोई औजार है, कोई हथियार है, भोग विलासिता की वस्तु है, सामान्य वस्तु है, इस चीज को समझते हैं। फिर हम लोग समझते हैं कि वो कहां से प्राप्त हुई है, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या वो खेत से प्राप्त हुई है, किसी नाले से प्राप्त हुई है, उत्पादन केंद्र से प्राप्त हुई है, कब्र आदि से प्राप्त हुई है। उसके बाद कई बार जो इतिहासकार है खोजों का वर्गीकरण करने के लिए अप्रत्यक्ष माध्यम का भी सहारा लेते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता से कपास के अवशेष मिले हैं पर कपड़ों के अवशेष नहीं मिलते हैं, तो वो ये पता लगाने के लिए कि कैसे कपड़े पहनते होंगे उनकी मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने संभवतः निष्कर्ष निकाला कि जैसे भी ये मूर्तियां कपड़े पहनती हैं शायद वैसे ही कपड़े हड़प्पा सभ्यता के लोग भी पहनते होंगे। ठीक है, तो ये चीज आई समझ में। अब बढ़ते हैं आगे और हमारा लास्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वास। देखिए, अब हमें हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वासों के बारे में जानना है, तो हम लोग समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसी कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ये धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक संरचनाओं से जुड़ी हुई थी। ठीक, तो सबसे पहले हमें एक मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी हमें एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है जो आभूषणों से लदी हुई है, उसे नाम दिया गया है मातृदेवी। और पुरातात्विक और इतिहासकार ये मानते हैं कि जो मातृदेवी है वो हड़प्पा वासियों के लिए महत्वपूर्ण थी और इसकी पूजा होती होगी। तो पहली है मातृदेवी यानी एक स्त्री की मूर्ति। ये जो स्त्री है आभूषणों से लदी है और इसे महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक, एक और मूर्ति हमें प्राप्त होती है जिसे नाम दिया गया पुरोहित राजा। उसमें एक व्यक्ति की आदि मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, उसको नाम दिया गया पुरोहित राजा और उसको भी इतिहासकार व पुरातात्विक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। तो दूसरा है पुरोहित राजा, एक पुरुष की मूर्ति। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के बारे में पढ़ा था कि विशाल स्नानागार जो था वो अनुष्ठानिक स्नान से जुड़ा हुआ था, तो वो भी धार्मिक महत्व का माना जाता है। विशाल स्नानागार। इसके बाद हमें लोथल और कालीबंगन से वेदियां प्राप्त हुई हैं, तो वो वेदियां भी इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किसी ना किसी प्रकार से वेदियों का उपयोग भी करते थे। लोथल व कालीबंगन से वेदियां। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज है मोहरे। तो जिस समय हम लोगों ने मोहरों का टॉपिक पढ़ा था उस समय हमने जाना था मोहरों पे प्रकृति के चित्र अंकित होते थे, जानवरों के चित्र अंकित होते थे और एक आलती पालती मार के मनुष्य को दिखाया गया है जो कि जंगल में और उसके चारों तरफ जानवर हैं। इसको हिंदू धर्म में आद्य शिव की उपाधि दी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग इन सभी चीजों को पवित्र मानते थे और ये सभी के सभी चीजें जो है इनके धार्मिक विश्वासों से जुड़ी हुई थी। तो ये माना जाता है कि प्रकृति के चित्र हैं, तो ये लोग प्रकृति पूजा करते होंगे। इस पे एक श्रृंगी जानवर के चित्र हैं जिसे कि महत्वपूर्ण माना जाता था। इसके अलावा इस पे आद्य शिव के चित्र अंकित हैं। ठीक है, तो मोहरों से पता चलता है, वेदियों से पता चलता है, पुरोहित राजा से पता चलता है और मातृ देवी से पता चलता है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में परिष्कृत पत्थर भी पाए गए हैं। उन परिष्कृत पत्थरों में को हिंदू मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग का नाम दिया गया है कि शायद ये शिवलिंग होते थे और इनको भी धार्मिक जो विश्वास है उसमें शामिल किया गया है। तो परिष्कृत पत्थर भी पाए गए हैं जिन्हें संभवतः शिवलिंग माना जाता है। ठीक,
तो इन सभी की सभी बातों से हम लोग जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वासों का पता लगा सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो चैप्टर था वो इतना ही है। चलिए एक बार इसको दोबारा से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना पुरास्थल किसे कहते हैं। तो हड़प्पा वासियों द्वारा वस्तुओं संरचनाओं का निर्माण किया गया था, फिर उन्हें त्याग दिया गया था, तो इससे जो अवशेष मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं पुरास्थल। टीला क्या होता था? टीला भी जो है त्यागी गई वस्तुओं संरचनाओं का अवशेष ही होता था, पर वो जो है पुरास्थलों से अधिक पुराना होता था। फिर हमने जाना स्तरक्रम विज्ञान क्या है। टीले का स्तरबद्ध तरीके से अध्ययन करना स्तरक्रम विज्ञान कहलाता है। सबसे ऊपरी जो परत होती है वो सबसे नई और सबसे निचली जो परत होती है वो सबसे पुरानी मानी गई है। इसके बाद हम लोगों ने जाना हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी जी ने 1921 में की और मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की। इन्हीं के आधार पर 1924 में जॉन मार्शल ने विश्व में एक नई सभ्यता की उद्घोषणा कर दी जिसको नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। जॉन मार्शल कौन थे? ये एक पुरातत्व विभाग के जनरल डायरेक्टर बने थे उस समय, और ये पहले पेशावर पुरातत्वविद थे जो भारत के अंदर काम करने के लिए आए थे। इन्हें यूनान व क्रीट में कार्य करने का अनुभव भी था और इसके अलावा ये टीले की क्षैतिज खुदाई में विश्वास रखते थे, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आमतौर पर लुप्त हो जाती थी। इसके बाद हमने R.E.M. व्हीलर के बारे में जाना, जो कि 1944 में जनरल डायरेक्टर बने थे पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के, और इन्होंने क्षैतिज खुदाई के विपरीत टीले की लंबवत खुदाई पर जोर दिया, जिससे कि हमें सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो सही तरीके से प्राप्त होती थी और उनके अध्ययन करने में भी आसानी हो जाती थी। इसके बाद हमने खोजों का वर्गीकरण समझा, जिसमें हमने जाना कि खोजों के वर्गीकरण में जो चीज हमें प्राप्त होती है उसमें प्रयुक्त पदार्थ क्या है, उसका उपयोग कैसे होता था, वो कहां से प्राप्त होती थी, और अप्रत्यक्ष माध्यम को भी हम लोगों ने समझा। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वास, जिसमें मातृदेवी, पुरोहित राजा, वेदियां और मोहरों के बारे में हम लोगों ने जाना। इसमें हम लोगों ने पृष्ठ पत्थरों के बारे में भी जाना, जिसको शिवलिंग की जो उपाधि है वो दी गई है। ठीक, तो ये हम लोगों ने पूरा के पूरे चैप्टर को समझा। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।